So everyone, we will start with our lecture. That is what with the word यायो के साथ हम लोग हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 दैट इज व्हाट नेशनल इनकम हम लोगों ने शुरू कर दिया था, उसी को पढ़ना हम लोग आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नेशनल इनकम कंटिन्यू करने से पहले कुछ 2-4 बातें। सबसे पहली बात, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसमें से आएंगे। दूसरी बात कि चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है कुछ जगहों पे, लेकिन मैं उसको इजी बना दूंगी, आपको एकदम इजीएस्ट वे में पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब तीसरी बात, एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको नेशनल इनकम समझ में आएगा नहीं, तो लेक्चर्स मिस मत करिए अगर आपको नेशनल इनकम ढंग से समझना है तो। चौथी बार, एक बार देखना शुरू किया पूरा आखिरी तक देखो, तो जिससे आपने पढ़ना शुरू किया उसी से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि मैं आपके एक एक कंसेप्ट पूरा नेशनल इनकम से रिलेटेड क्लियर कर दूंगी। और जितना रिलेवेंट है ना हमारे लिए उतना ही पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। वन बाय वन सारे कंसेप्ट हम लोग नेशनल इनकम के क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा सीरियस चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स है, थोड़ा सा आप लोगों को उसकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी लानी पड़ेगी दिमाग में, वो सारा मैं आपको समझा के दूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज जो आप लोगों को अपने पास रखना है वो है पेशेंस। पेशेंस से जो मैं पढ़ा रही हूँ, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप सुनिए, समझिए। डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, लेकिन पेशेंस रखिए। बिल्कुल पहली बार एक बार चैप्टर पढ़ा, एक लेक्चर सुना, बोल रहे नहीं यार पैनिक हो गए, हमको नहीं समझ रहा मैम, बहुत हार्ड, ऐसा करना नहीं है। समझ में आया क्या? आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। फर्स्ट लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक जुड़े रहिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट लेक्चर से चैप्टर को जज मत करिए और नहीं समझ में आने वाला ऐसा भी मत करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार दूसरा तीसरा लेक्चर देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कंफर्टेबिलिटी आती है, ठीक है, हम लोग उस चीज में एडजस्ट हो जाते हैं, तो कभी कभार दूसरे तीसरे लेक्चर से भी क्या हो जाता है, चीजें समझ में आने लगती है, ठीक है। तो माइक तो लगाया ही नहीं, चलिए माइक लगा लिया, फिर भी आवाज आ रही थी बच्चों को, ओके। एक बार छोटा सा कल का रिवीजन जो हम लोगों ने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम का मतलब होता है, नेशनल इनकम इज अ इनकम, कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल sum of value of final goods and services produced in a country within a year. National income is nothing but the value of final goods and services, total value of final goods and services produced in a country within a year. वापस से, national income is the final value of goods and services produced in a country within a year. एक साल के अंदर जितने भी goods and services का प्रोडक्शन हुआ है वो सारी वैल्यूज को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। ये पहला बेसिक मीनिंग। दूसरा बेसिक मीनिंग क्या था कि नेशनल इनकम इज अ इनकम अकरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। इनकम अकरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज नेशनल इनकम, ये दूसरा मीनिंग था। तीसरा मीनिंग, सारे पेमेंट्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सारे इनकम को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। नेशनल इनकम के और भी 2-3 छोटे छोटे नाम है, नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। समझ में आया? ये 2-3 मीनिंग देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसके और अलग नाम क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम को और क्या कहा जाता है, जीडीपी भी कहा जाता है, जीएनपी भी कहा जाता है, लेकिन वो ग्रॉस वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। समझ में आया क्या? नेशनल इनकम को नेट नेशनल इनकम भी कहा जाता है, और ग्रॉस नेशनल इनकम से नेट नेशनल इनकम पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है। इसमें और मैं आगे डिटेल में बात करने वाली हूँ, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अभी सिर्फ इतना बात याद रखो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज एक्सक्लूड होती है। क्या बोला मैंने, टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। और आपको फाइनल वैल्यू इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पहले देखा था। देखो उसका एक छोटा सा ब्रीफ मैंने बनाया है, ये आप लोगों को लिखना है। देखो, नेशनल इनकम इज
सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। फिर उसके बाद इनकम अक्रूइंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ ईयर। पेमेंट को सारे को प्लस कर दो, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा आपका नेशनल इनकम हो जाएगा। उसके बाद जीडीपी से एनएनपी में जाने के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। एनएफआई इंक्लूडेड रहता है नेशनल इनकम में, फाइनल वैल्यू इंक्लूड करोगे, इंटरमीडिएट वैल्यू को एक्सक्लूड करोगे, मतलब इग्नोर करोगे। फिर टैक्सेस इंक्लूडेड होंगे, सब्सिडीज एक्सक्लूडेड होंगी। ये आपका ब्रीफ था, ऐसे लिख लो, हमेशा के लिए याद रह जाएगा और क्विक रिविजन के लिए भी आसान रहेगा। उसके बाद 3 मेथड्स होती है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम की कितनी मेथड्स होती है राजा, 3 मेथड्स होती है। नेशनल इनकम को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी थी, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या बोलती है कि हर फेज में जितनी भी वैल्यूज ऐड हो रही है वो सारी वैल्यूज को ऐड कर दो तो आपको जीवीए मिल जाएगा, दैट इज व्हाट ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज व्हाट नोन एज जीडीपी। उससे आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। समझ में आया क्या। उसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि फार्मर के पास गेहूं है, फार्मर ने गेहूं किसको दिए, मिलर को दिए। मिलर ने गेहूं का क्या बनाया, आटा बनाया। फार्मर ने कितने में दिए गेहूं, 500 रुपीज में। मिलर ने आटा बनाया तो मतलब कितने से वैल्यू ऐड करी, 200 रुपीज की। तो आटा कितने का हो गया, 700 का। आटा अब उसने किसको बेचा, बेकर को। बेकर ने वो आटे से क्या बनाई, ब्रेड। कितने की वैल्यू ऐड करी, 300 की। तो कितने का प्रोडक्ट हो गया, 1000 रुपीज का। समझ में आया क्या। तो हर फेज में जितनी वैल्यूज ऐड हुई है वो वैल्यूज को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जीवीए मिल जाएगा। समझ में आया क्या, समझा क्या। और आपने ये भी देखा था कि प्रोडक्ट मेथड को 2 स्टेप्स में बाइफरकेट किया गया है। प्रोडक्ट मेथड को कितने स्टेप्स में बाइफरकेट किया गया है, 2। पहले क्या करो, एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको क्या करो, क्लासिफाई करो। इंडिविजुअल सेक्टर्स में उसको क्या करो, क्लासिफाई करो अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी जो भी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हर सेक्टर से होने वाली वैल्यूज जो हर सेक्टर से ऐड होने वाली वैल्यूज को आपको क्या करना है, प्लस करना है। हर सेक्टर से ऐड होने वाली वैल्यूज को क्या करना है, प्लस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, जीवीए मिल जाएगा। समझ में आया क्या। और आपको हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है। हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है। समझ में आया क्या। सेक्टर्स कितने सारे होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस। ये सारे सेक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर प्रिकॉशंस देखे थे 4। डबल काउंटिंग हो सकती है, अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करोगे, फाइनल वैल्यू लेके अवॉइड करोगे, या फिर बहुत अच्छे से विद ड्यू प्रिकॉशंस अगर आप वैल्यूज को ऐड करते हो तो डबल काउंटिंग का इशू नहीं होगा। डबल काउंटिंग मतलब एक ही वैल्यू 2 बार ले लेना। फिर वैल्यू एडिशन इन पर्टिकुलर ईयर, आपको एक ही साल का मतलब करंट ईयर का ही गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ऐड करना है। मतलब इस साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसी की वैल्यू आपको ऐड करनी है। प्रीवियस ईयर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेशनल इनकम में करंट ईयर की हमेशा बात होती है। उसके बाद स्टॉक एप्रिसिएशन, जैसे अगर आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी अगर प्राइस बढ़ गई है तो आपको वो स्टॉक एप्रिसिएशन, अगर प्राइस बढ़ना मतलब ये नहीं मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गए, नो नो नो, स्टॉक की प्राइस बढ़ी है राजा, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़े। तो स्टॉक की अगर प्राइस बढ़ी है, स्टॉक अगर अप्रिशिएट हुआ है तो आपको उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है। स्टॉक एप्रिसिएशन को आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है, क्योंकि एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन हुआ नहीं है। स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि भैया स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े नहीं है। तो स्टॉक की अगर प्राइस बढ़ी है, एप्रिशिएट हुआ है, तो उसको नेशनल इनकम में से क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, क्योंकि एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो वो गलत इंडिकेशन होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ गई तो इससे आपको नेशनल इनकम में, अगर आपने वो इंक्लूड कर दिया तो आपको नेशनल इनकम में क्या इंडिकेट होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया, लगता ज्यादा प्रोड्यूस हुए, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। स्टॉक की प्राइस बढ़ने के कारण नेशनल इनकम ज्यादा दिख रहा था, जबकि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, अगर स्टॉक की प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ है तो उसको डिडक्ट कर दूंगी, क्योंकि एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। समझा। 4th पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। भले ही आपने सेल्फ कंज्यूम किया है,
भले ही आपने सेल्फ कंज्यूम किया है, लेकिन वो सेल्फ कंजम्पशन की वैल्यू को भी आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। समझ में आया क्या? पहले बताओ यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक रिवीजन सबका रिवीजन हो गया क्या? बताओ पहले, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? मेरे ख्याल से स्टॉक एप्रिसिएशन वाला भी क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट टिल नाउ? समझा सबको अच्छे से? यहाँ तक एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? प्लीज इन कमेंट बॉक्स जल्दी बताओ। टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, चलिए, मतलब कल तक का हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बात सुनो, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, 3 मेथड्स होती हैं नेशनल इनकम को मेजर करने की। नेशनल इनकम को मेजर करने की कितनी मेथड्स होती है? 3। कौन सी? वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, बराबर? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये 3 मेथड का अभी हम लोग सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं, मीनिंग देख रहे हैं। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को इसके बाद देखनी है। अभी ये तो सिर्फ 3 मेथड का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। समझ में आया क्या? मतलब अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये मेथड कहती क्या है, ये मेथड में है क्या, ये मेथड बेसिकली बोलती क्या है, ये सिर्फ इतना देख रहे हैं हम लोग। इसमें आगे क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, ये तो अभी हम आगे देखेंगे। समझ में आया? तो अभी हम लोग सिर्फ ये मेथड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, डिटेल में बातें आगे होंगी। समझा? गुड। अब नेशनल इनकम का मीनिंग हो गया, ठीक है, मेथड, प्रोडक्ट मेथड भी देख ली और काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें भी कर ली। अब हम लोगों को देखना है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है एक्सपेंडिचर मेथड। शुरू करने से पहले अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा भारी क्वेश्चन, मैम एक्सपेंडिचर मेथड, कैलकुलेट तो इनकम करनी है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का क्या काम? अरे मैम हम तो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आप खर्चे का नाम क्यों ले रहे हो? हमको खर्चे थोड़ी देखने हैं, हमको तो इनकम देखनी है। तो फिर ये खर्चे वाली मेथड से इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके दिमाग में। तो सुनो, कोई भी इंसान या कोई भी इस धरती पे खर्चा तभी करता है जब उसके पास क्या होती है? इनकम होती है। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए भी, खर्चों के जरिए भी इनकम तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में, अब हमारा कोई फ्रेंड है, बराबर, हमारे साथ खाने पीने पे आता है, जब देखो जब जेब में से बहुत सारी नोटों की गड्डी निकालने जाता है। मतलब जब कभी भी हम लोग डोमिनोज जाते हैं या फिर पिज्जा हट जाते हैं या सीसीडी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो उसके पास हमेशा बहुत पैसा होता है। उसके पास आईफोन है, उसके पास आईपैड है, उसके पास मैकबुक है, उसके पास ऑडी है, उसके पास सब कुछ है। तो और वो दिल खोल के खर्चा भी करता है, वो दिल खोल के खर्चा कर रहा है, उसके पास सब कुछ है। यानी जब वो दिल खोल के खर्चा करता है, इससे आपको क्या समझ में आता है? आप आपस में क्या बात करते हो? यार वो तो इंसान बम खर्चा करता, दैट मीन्स उसकी इनकम बहुत होगी। यानी उसके खर्चे से तुमने उसकी इनकम का क्या करा? इंडिकेशन किया। तुमने उसकी इनकम को कैलकुलेट करने की, मेजर करने की या एस्टिमेट करने की कोशिश करी। किससे? उसके खर्चों से। उसने थोड़ी तुमको आके बताया कि तेरे को पता है क्या मैं इतना कमाता, नहीं बताया ना, लेकिन फिर भी तुमने उसकी इनकम को एस्टिमेट किया। कैसे? उसके खर्चों से। समझ में आया क्या? तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी वही कहता है कि हम लोग खर्चों के जरिए भी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर्स यू कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम। समझ में आया? चलिए क्या बोलता है अच्छे से देखते हैं। The expenditure approach measures national income as total spending on final goods and services produced within a nation during a year। मतलब आप कितना खर्चा कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, अगर वो खर्चों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्या बोला वो लाइन ने? टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब आप क्या
आप साल भर में टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा कर रहे हो, अगर इस चीज को आप प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। समझ में आया क्या राजा? क्या बोल रहा है वो कि अगर आप टोटल स्पेंडिंग ऑफ फाइनल गुड्स, टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन, प्रोड्यूस विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर, उसको अगर आप प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। मतलब साल भर में आप कितना खर्चा कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसके ऊपर आप साल भर में जितना भी खर्चा कर रहे हो उसको अगर आप प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। The expenditure approach to measuring national income is to add up all expenditure made for final goods and services at current market price by the household, firm, government during a year. ये लाइन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। उन्होंने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर मेथड बोलती है कि आप सारे खर्चों को, साल भर में होने वाले सारे खर्चों को अगर प्लस कर दो, लेकिन अब आप पूछोगे मैम ये खर्चे कर कौन रहा है, तो साल भर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अगर इन खर्चों को आप प्लस कर दो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। मतलब expenditure by firm, total expenditure by firm, household, government on goods and services produced in a country within a year, if you sum up all that expenditures तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। मतलब फर्म, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड के द्वारा किए गए खर्चे साल भर में अगर उन सारे खर्चों को अगर आप ऐड कर दो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट भाषा में आपको कोई ये चीज़ समझा ही नहीं सकता कि साल भर में फर्म, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड जितने भी खर्चे कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उन सारे खर्चों को अगर आप प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम मिल जाएगा। समझ में आया? टोटल एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल आउटपुट दैट इज द सम ऑफ 4 ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब ये जो 4 कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब आप पूछोगे ना मैम कितनी चीजों को प्लस करना है, तो मैं आपको बताऊंगी भाई 4 चीजों को प्लस करना है। 4 खर्चों को प्लस करके आपको क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है। देखो कौन सी 4 चीजें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 4 खर्चे ही है, ये 4 खर्चों को प्लस करके आपको क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है। ऊपर तो हमने सिर्फ ये पढ़ा ना कि खर्चों को प्लस कर दो, इनके द्वारा किए गए खर्चों को प्लस कर दो, तो आप लोग पूछोगे मैम कौन से खर्चे, तो ये है वो खर्चे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 चीजों को जब आप प्लस कर देते हो तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। अब मैम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट। सबसे पहली बात तो इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट, ये पता होना बहुत जरूरी है। लार्जेस्ट कंपोनेंट मतलब ये सबसे बड़ा खर्चा है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब ये नेशनल इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है, ये नेशनल इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है ये। It includes expenditure on all goods and services produced and sold to the final consumer during the year. Consumption expenditure मतलब क्या? कंज्यूम करने के लिए जो लोगों ने खर्चा किया, हाउस होल्ड ने या प्राइवेट फॉर्म्स ने या किसी ने भी कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा किया साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा किया उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब कंज्यूमर ने, सारे कंज्यूमर्स ने, बात है एक कंज्यूमर की बात नहीं हो रही क्योंकि नेशनल इनकम की बात हो रही, सारे कंज्यूमर्स ने साल भर में कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना भी खर्चा किया, सारे कंज्यूमर्स ने साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना भी खर्चा किया वो खर्चों को मेरे को ऐड करना है। समझ में आया क्या? इसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है ये लार्जेस्ट कंपोनेंट रहेगा, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंज्यूमर्स सबसे ज्यादा खर्चा कंजम्पशन के ऊपर ही करते हैं ना। गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है, कंज्यूमर्स वही सबसे ज्यादा करते हैं। समझ में आया? तो पहला क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नाम ही बता रहा है इन्वेस्ट करने का खर्चा। इन्वेस्टमेंट इज द यूज ऑफ टुडेज रिसोर्स टू एक्सपांड टुमारोज प्रोडक्शन और कंजम्पशन। हम इन्वेस्टमेंट क्या है, एक ऐसी चीज है जिससे हम आज करते हैं और उससे फ्यूचर का प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं ना। तो आज इन्वेस्टमेंट इसलिए किया ताकि फ्यूचर का प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या कर सकूं, एक्सपांड कर सकूं। मेरी पूंजी रे, मेरी जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं फ्यूचर में क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। लेकिन है तो खर्चा ही। अगर मैंने फ्लैट खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, अरे भले ही इन्वेस्टमेंट की एसेट है लेकिन है तो खर्चा ना, जेब से पैसा गया तो ना, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। Investment expenditure is incurred by business firms on new plants, adding to the stock of inventories and only new constructed houses। इतने तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं और ये सारे इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से इंक्लूड करते हैं। समझ में आया। थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अरे गवर्नमेंट भी तो खर्चा करता है ना बॉस, अपनी पब्लिक के ऊपर गवर्नमेंट भी तो खर्चा करता है, हमको कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लीनिंग सर्विसेज, वाटर सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी तो खर्चा हो रहा है ना राजा। ठीक है, तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है, जो नेशनल इनकम का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। समझ में आया। तो नेशनल इनकम के दो मेजर कंपोनेंट है, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कभी कभी ये पांचट बातों पे भी एमसीक्यू आ जाता कि पहला और सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है नेशनल इनकम का, ये नेशनल इनकम का लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कुछ भी। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, it is the second largest component of national income. It includes all the government expenditure on currently produced goods and services but excludes transfer payment while computing national income। डाउट आ गया मैम, डाउट आ गया, बहुत जोर से आ गया। पूछो, डाउट पूछो, मैं आपको बोलती हूँ डाउट पूछने के लिए। बताओ आपको क्या डाउट आया होगा यहाँ पे, पहले बताओ क्या समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे। एनीवन, किस चीज में डाउट आया होगा, प्लीज। सो गए क्या, गुड मॉर्निंग। ट्रांसफर इनकम में, वेरी गुड, यही एक्सपेक्टेड था कि ट्रांसफर इनकम में आपको डाउट आया होगा, ट्रांसफर पेमेंट्स में आपको डाउट आया होगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट्स इज ऑल अबाउट, एनीवन। हाँ बोलो। गिफ्ट, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। या अमीशा कुछ बोल रही है, ओके। मैम पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट अमृता। सिद्धि ने भी गिफ्ट आंसर दिया है, वेरी राइट। ओके, मतलब बच्चे जग रहे हैं, सुन रहे हैं कि मैम क्या बोल रही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है। हाँ, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी खर्चा कर रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर साल भर में जो भी खर्चा कर रहा है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड इनकम इंक्लूड होती है। समझ में, फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज से रिलेटेड जो इनकम होती है वो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। फैक्टर देखो, दो तरीके के पेमेंट होते हैं, सुनो ध्यान से, एक मिनट। हाँ, देखो दो तरीके के पेमेंट होते हैं। कितने तरीके के पेमेंट होते हैं, दो। एक होता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम बोलो, और एक होता है आपका ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम बोलो। समझ में आया। अभी जो फैक्टर इनकम होता है ये होता है अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। और उसकी इनकम कौन सी होती है, रेंट, वेज,
इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो यहाँ पे टू वे है, टू वे ट्रांजैक्शन है, मतलब आना जाना दोनों है, देन लेन दोनों है। तो ऐसी इनकम को, ऐसे पेमेंट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज से रिलेटेड है। तो जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड है, फैक्टर सर्विसेज से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, ऐसे इनकम्स को, ऐसे पेमेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो वन वे पेमेंट है, वन वे ट्रांजैक्शन है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया नहीं जाता। यहाँ पे जैसे आ जाएगा आपका पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ये सारी चीजें आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ जाना होता है, आना नहीं होता। वन वे है, वन वे। अरे गिफ्ट किसी को दिया तो उससे कुछ वापस थोड़ी लेते हैं। स्कॉलरशिप दी गवर्नमेंट ने तो स्कॉलरशिप दे दी ना, उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या मिला? कुछ नहीं। पेंशन, ओल्ड एज, वो लोग कुछ काम तो कर नहीं रहे फिर भी उनको पेंशन मिल रही है, तो वन वे है ना, उनसे हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। समझ में आया क्या? तो ऐसे ये ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब समझ में आ गया? उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कहता है, नेट एक्सपोर्ट्स are defined as total exports minus total imports. That is what national income calculate from the expenditure side is the sum total of final expenditure, expenditure by business on plants, government spending and net exports. उन्होंने बोला है एक्चुअली देखा जाए तो हमें एक्सपोर्ट्स लेना होता है। हम नेट एक्सपोर्ट्स लेने के लिए क्या करेंगे? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे। अलग अलग क्या बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट देने की बजाय, अलग अलग ट्रीटमेंट देने की बजाय कि एक्सपोर्ट का क्या करना है, इंपोर्ट का क्या करना है, वैसा करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे, मतलब नेट वैल्यू ले लेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आया क्या? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को भी जो हमारी जो भी वैल्यू आती है वो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, जीरो आ सकती है, कोई भी वैल्यू अगर आ रही है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। तो ये चार बातों को प्लस करके आपको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है? ये चार चीजों को प्लस करके आपका क्या बनेगा? नेशनल इनकम बनेगा। प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। अब जब आप एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करोगे, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करोगे या उसका ट्रीटमेंट दोगे, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? समझ रहे हो? कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको क्या करनी है? कंसिडर करनी है। देखिए, the expenditure on second hand goods should not be included as they do not contribute to the current year production of goods. सेकेंड हैंड गुड्स का परचेस अगर आपने किया है इस साल, तो उसकी वैल्यू आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो किसी और साल में प्रोड्यूस हुआ था और उस साल में उसकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। तो इस साल अगर वो वापस से किसी और को बेचा जा रहा है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आया क्या? तो नेशनल इनकम में सेकेंड हैंड गुड्स ऑफ परचेस या सेल की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम में सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेस की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। क्या बोला? सेकेंड हैंड गुड्स के सेल या परचेस की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि वो जिस साल प्रोड्यूस हुआ था उस साल वो इंक्लूड हो चुकी है, इस साल उसका कोई काम नहीं है, करंट ईयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, करंट ईयर में उसका प्रोडक्शन हुआ नहीं है। हम वही चीजों को इंक्लूड करते हैं जिसका प्रोडक्शन करंट ईयर में हुआ है। समझ में आया क्या? समझा आप लोगों को? गुड। तो ये क्या था आपका पहला प्रिकॉशन। और सुनो, प्रिकॉशंस को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रिकॉशंस आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आराम से आ सकते हैं कि ये चीज इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, ट्रू और फॉल्स, और इधर दे कैन गिव यू द ऑप्शंस कि बताओ ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर सिमिलरली एक काम करिए, ये जो आप लोग जो मुझे चीजें पूछ रहे हैं ना, ये आप मुझे फटाफट व्हाट्सएप पे पिन कर दीजिए, मैं सबके आंसर्स आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम भी होता जा रहा है और हमको पढ़ना भी, तो आपके डाउट्स पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर दीजिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। चलिए, सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड बोनस इज नॉट इंक्लूडेड as these also do not represent expenditure on currently produced goods and services. एक बात बताओ, शेयर्स एंड बॉन्ड्स का खरीदना बेचना क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी से कहीं से भी रिलेटेड है क्या? क्या शेयर्स एंड बॉन्ड्स कोई प्रोडक्ट है क्या? क्या दिखते क्या वो हमको? नहीं।
इज जस्ट लाइक इट इज अ इंटेंजिबल थिंग जहाँ पे ट्रेडिंग होती रहती है, लेकिन क्या वो जरा से भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड है? नहीं। तो इनके शेयर और परचेस और सेल को भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, इनके भी परचेस और सेल को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। शेयर्स और बॉन्ड्स के भी शेयर्स और बॉन्ड्स के परचेस और सेल को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। शेयर्स और बॉन्ड्स के सेल और परचेस को भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, expenditure on transfer payment by government such as unemployment benefit, old age pension, interest on public debt should also not be included because no productive services is rendered in exchange by recipient of this payment। तो ये सारी चीजें भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि ट्रांसफर पेमेंट भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो वन वे है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों को आगे वाले से कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विसेज मिल नहीं रही है। समझ में आया क्या? तो तीन बातें थी, सेकेंड हैंड गुड्स, फिर उसके बाद क्या था, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, और तीसरा क्या था, ट्रांसफर पेमेंट। क्या क्या याद रखना, ऐसे याद रखा करो, सिर्फ जो काम के वर्ड्स है, सेकेंड हैंड गुड्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स और ट्रांसफर पेमेंट, बस इतना याद रखना, यही तुम्हारे लिए काम का है। पूरी रामायण पोथी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, हमें कॉन्सेप्चुअल याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल याद है तो बात खत्म। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर में, यस, वीडियो नहीं आ रही? ओल्ड शेयर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स रे, जो शेयर्स मतलब कोई भी शेयर्स एग्जिस्टिंग हो या कुछ भी हो, नहीं इंक्लूड किया जा सकता नेशनल इनकम में। बेसिकली शेयर्स और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कुछ भी हो, उनका सेल परचेस इंक्लूड नहीं होता, आप इतना याद रखो। शेयर्स का, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स का सेल या परचेस इंक्लूड नहीं होता। वीडियो नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? एनीवन इज? हाँ, तो फिर जिसको नहीं दिख रही है उसका इंटरनेट इशू होगा। ओके, नहीं दिख रहा है अब? ओके, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का थर्ड पॉइंट ये कहता है बेटा कि वन वे पेमेंट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, फैक्टर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट नहीं होते। अभी तो बताया आपको कि ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट क्या होता है, वही पॉइंट है वो, कि ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होते और फैक्टर पेमेंट इंक्लूड होते हैं। समझ में आया क्या? वन वे वाले पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होते, टू वे वाले जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वही इंक्लूड होती है। समझा क्या? अब बताओ यहां तक समझा क्या? पहले एवरीवन चैट बॉक्स में फटाफट, एक्सपेंडिचर मेथड समझी क्या सबको? एवरीवन, यस 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 यस, ओके। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, जो कि बोलता है कि सारे एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो, साल भर में आपने जितने भी एक्सपेंडिचर किए वो सारे एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो। और एक्सपेंडिचर करता कौन है? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, इनके द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर साल भर में जितने भी हुए होंगे उनको प्लस कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम मिल जाएगी। चार एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन, बोलो बोलो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट वैल्यू में, प्रोडक्ट मेथड में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कौन से इस पे ली जाएगी? मार्केट पे कि फैक्टर पे? मार्केट वैल्यू, वेरी गुड। उसके बाद पहले क्या बोल रहा था कि आपको फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेनी चाहिए कि इंटरमीडिएट वैल्यू लेनी चाहिए? फाइनल वैल्यू लेनी। टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं? सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक्सक्लूड होती है।
बराबर, वेरी गुड। उसके और एक्सपेंडिचर में कितने एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं? 4। बोलो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड फर्स्ट फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? कंजम्पशन, वेरी गुड। सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है? गवर्नमेंट। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, वेरी गुड। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है कि नहीं होती है? ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स का सेल परचेस इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, वेरी गुड। फिर उसके बाद स्टॉक एप्रिसिएशन वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है? डिडक्ट होता है, ऐड होता है? डिडक्ट होता है, डिडक्ट होता है। उसके बाद और क्या था? स्टॉक एप्रिसिएशन था। हाँ, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोगे। करंट ईयर का परचेस लेना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर का भी ले लेते प्रोडक्शन? करंट ईयर का, वेरी गुड। और एक और लास्ट पॉइंट कौन सा था बाबा? सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड, सबका रिवाइज हो गया अच्छे से? एक्सपेंडिचर मेथड समझ गया सबको? अच्छा, अब एक बात बतानी थी आपको। यहां से आने वाले 3 लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं पहले देखो, आपको देखना है तो मैं आप लोगों को सबूत भी बता देती। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ, ये तैयारी पूरी करके रखी है, कुछ चीजें आपके मॉड्यूल में नहीं है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, म्यूट करो बेटा। ये देखो, ये तैयारी पूरी करके रखी है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिए हैं, लेकिन मेरे को आपको पढ़ाने हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं और ये कॉन्सेप्ट्स के बिना आपको आगे का नेशनल इनकम कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने के लिए आना पड़ेगा, लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? चलो बताओ, यहाँ तक सबको समझ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सब एकदम बराबर, सारी चीजें बराबर? रिवाइज करवाओ एक बार कि छोड़ दूं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए, बस मैम, दीक्षिता का मैसेज आ गया। मैम बस, बस मैम, बस मैम, इट्स डन मैम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ठीक है? नेट एक्सपोर्ट्स मतलब बेटा, आपके जितने भी एक्सपोर्ट्स है उसको आप इंपोर्ट से माइनस कर दो तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोग आगे वाले को बेचते हो तो वो खर्चा करता है, आप लोग आगे वाले से, अपन लोग आगे वाले से खरीदते हैं तो अपन खर्चा करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपकी इंक्लूड होती है एक्सपेंडिचर में, इसलिए नेट एक्सपोर्ट्स पॉइंट वहां पे लिया गया। तो हमको नेट वैल्यू लेनी है, वो हमारे इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। देखना है कि किसने ज्यादा खर्चा किया, राइट? चलिए, समझ गए सबको? शुड आई लीव? डन, ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं आप सब लोगों का वेट करूंगी, आप लोगों के आए बगैर मैं चालू नहीं करूंगी। और कल आप लोगों से मिलने के लिए मेरी, कल आप लोगों से मिलने की मेरी बहुत बहुत इच्छा है, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यायो गाइस, यायो, आज का हमारा वर्ड था यायो। बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। यस, न्यू वर्ड लेके आऊंगी कुछ, बिल्कुल अभी बता सकते हो, लेकिन अब फिर कल के लिए रखते हैं वो न्यू वर्ड। एंड हाँ, बाकी लोग जिनको भी डाउट्स है वो अपना मुझे व्हाट्सएप पिंग कर देंगे, ठीक है? हाँ,